नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैफ के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम अपनी प्रतिबद्ध सीरीज में तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं और आज के हमारे इस लेक्चर में हम आर्किटेक्चर का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। देखिए, आर्किटेक्चर GS1 का हिस्सा है। हमने जहां देखा था कि कल्चर वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में GS1 मेंस में, वहां पर आर्किटेक्चर दिया गया है एंशिएंट से लेके मॉडर्न एरा तक का। हमने पिछले दो भागों में एंशिएंट पीरियड का जो है आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम डिस्कस करेंगे मेडिवल और मॉडर्न पीरियड का आर्किटेक्चर। मेडिवल जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहलाता है और मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए आज के लेक्चर की। देखिए, एक चीज यहां पर देखनी होगी आपको, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस संदर्भ में, क्योंकि अगर सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी होगा उसी प्रकार का आर्किटेक्चर उभरता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, जैसे 13वीं शताब्दी, अर्ली 13th सेंचुरी, हमने देखा टर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ भारत में और उसका नतीजा था कि नॉर्थ इंडिया के अंडर इस्लामिक रूल, और वहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और शुरुआत हुई लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी की। और उसके साथ फिर अब हमने क्या देखा वहां पर, यहां पर देखने को क्या मिलता है, एक तो लोकल इंडियन कल्चर्स और इस्लामिक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस दोनों मर्ज होती हुई दिखने लगी। और नतीजा क्या था? नतीजा था फॉर्मेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मतलब इंडो और इस्लामिक, यहां दो शब्द आपके सामने हैं। इंडो मतलब लोकल इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस, आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस, और साथ ही में इस्लामिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, ये दोनों जब मिले तो उभर के आया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इसे हम इंडो सार्सेनिक या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कह सकते हैं। सार्सेनिक क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे अब एक चीज है, क्या फर्क था इस पीरियड के आर्किटेक्चर में? अब तक जो हिंदू आर्किटेक्चर बना था उसके अंदर ना ह्यूमन फॉर्म जरूर थी। मतलब क्योंकि जितने भी इष्ट या भगवान थे उनको दर्शाने के लिए सिंपल था कि कहीं ना कहीं मूर्त बनाई जाती थी पत्थर में। हर फॉर्म में जो है वो गॉड एग्जिस्ट करते थे। आप पत्थर के ऊपर पेंटिंग्स में हर तरीके से गॉड की डिपिक्शन थी। बट इस्लाम में ऐसा नहीं था। इस्लाम बिलीव्ड इन वन गॉड फिनोमिना, एक अल्लाह, एक ईश्वर, और प्रॉफिट के जरिए उसको विजुअलाइज किया जाता था। और ये भी इस्लाम में जो है वो फेथ था कि ह्यूमन फॉर्म में जो है वो गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, अल्लाह जो है वो ह्यूमन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उसका नतीजा था जो रिलीजियस आर्किटेक्चर। ऑल्दो देखिए, भारत में थीमेटिकली आप देखें तो रिलीजन ने हमेशा डोमिनेट किया है आर्किटेक्चर में। तो इस पीरियड में भी सेम चीज रही, लेकिन रिलीजन ने डोमिनेट तो किया बट थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्स्ट बदल गया। यहां पर आप देखें कि रिलीजियस आर्ट जो थी उसके अंदर अरब्स क्यों दिखने लगा। बेसिकली अरब्स क्यों क्या है कि कुछ पैटर्न्स, फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का एक मिश्रण हमें दिखाई देने लगा दीवारों पे। ये एक्चुअली इस्लामिक रिलीजियस आर्किटेक्चर में हमेशा दिखता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखने लगे। अरबिक और पर्शियन साथ में कैलीग्राफिकली भी पोर्ट्रे की जाने लगी। कैलीग्राफी मतलब जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में, आप ये कह लीजिए इंडो एशियन ग्रुप की जो लैंग्वेजेस थी उनको पत्थर पर पोर्ट्रे किया जाता था, शब्दों को। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलने लगा। अब यानी कि जैसे अब हम ये तो देखते हैं हम कि इस्लाम के अंदर ना अल्लाह को या गॉड को ह्यूमन फॉर्म में पोर्ट्रेल नहीं किया जाता, लेकिन उनकी टीचिंग्स को जरूर किया जाता है। तो उनको लिखा जाता है और वहीं से कैलीग्राफी जो है वो सामने सरफेस पर उभर के आती है। अब देखें, दो प्रकार की बिल्डिंग्स हम देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। एक तो रिलीजियस बिल्डिंग्स और दूसरी सेकुलर बिल्डिंग्स। रिलीजियस बिल्डिंग्स में आप देखो, रिलीजियस बिल्डिंग्स में मॉस्क, जहां पे डेली प्रेयर अदा की जाती थी, मॉस्क। जामा मस्जिद, जो फ्राइडे को, शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए जहां पर जाते थे लोग, तो वो। उसके अलावा टॉम्ब्स पूरे देश भर में हमने देखी। ऑल्दो वैसे तो टॉम्ब्स जो हैं, जैसे आप देखेंगे अलग अलग टॉम्ब्स हैं। हुमायूं टॉम्ब मौजूद है, उसके अलावा अलग अलग जैसे हाँ अब्दुल रहीम की टॉम्ब मौजूद है।
बट इट हैज ऑल्सो अ रिलीजियस कनेक्शन विद इट, क्योंकि ये कमेमोरेटिव टावर्स है तो इनको रिलीजियस टावर्स माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा दरगाह, श्राइन्स, ठीक है, दरगाह पीर और सूफी संतों की। उसके अलावा मीनार्स, मीनारें आप एक बहुत अलग और स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी आगे कि मीनार्स का सिग्निफिकेंस क्या था, मीनार्स की इंपॉर्टेंस क्या थी, और क्यों जो है उस समय के इस्लामिक रूलर्स बहुत सारी मीनारें बनवा गए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकुलर बिल्डिंग्स में हमाम, हमाम यानी बाथ हाउसेस, मतलब कॉमन बाथ्स जैसे। उसके अलावा गार्डन्स, हमाम ज्यादातर आप ऐसे देखेंगे कि हमाम जो बनवाए गए थे कुछ बड़ी इमारतों में बड़े बाथ, और कुछ जो है पर्सनल बाथ फॉर रॉयल फैमिली और द फैमिली ऑफ द रूलर, ये हमें देखने को मिला। ठीक है, उसके अलावा गार्डन्स, देखिए इस्लामिक पीरियड में ना बाग बनाने का स्टाइल या चार बाग स्टाइल ये बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करते थे ये बाग। एक तो ब्यूटिफिकेशन, साथ ही में कि अगर जो मुसाफिर हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, तो वो वहां रुक सकते, आराम कर सकते थे, कुछ समय बिता सकते थे, उसके लिए भी काम करते थे। उसके अलावा मदरसे, सेकुलर बिल्डिंग्स में मदरसे हो गए। मदरसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे जो उस समय स्थापित हुए, ऑल्दो उनके अंदर इस्लामिक टीचिंग दी जाती थी, बट दे वर ओपन फॉर ऑल, तो इसीलिए ये सेकुलर बिल्डिंग्स में आते हैं। उसके अलावा सराय, रेस्ट हाउसेस, बेसिकली जो ऐसी बिल्डिंग्स थी जो जहां पर जो है वो व्यापारी रुक सकते थे, आराम कर सकते थे, ऐसे सराय बहुत सारे बनवाए गए टू फैसिलिटेट ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई थी। उसके अलावा कोस मीनार, कोस मीनार ये भी एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से ही, कोस मीनार के जरिए जो है व्यापारी और यात्री अंदाजा लगा सकते थे कि कितना उन्होंने ट्रैवल कर लिया और आगे कितना ट्रैवल करना है। ठीक है, अब हम देखें तो इन्फ्लुएंसेस जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से। एक तो देखो सार्सेनिक इन्फ्लुएंस है, सार्सेनिक मतलब इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो सार्सेनिया कहलाता था, तो सार्सेनिया इन्फ्लुएंस जो है हमें दिखता है। या फिर पर्शियन और टर्किश, अभी मैं आपको मैप के जरिए दिखा दूंगा कि ये रीजन्स किस किस रीजन को जो है कह रहे हैं क्या। ठीक है, और साथ ही में इंडियन इन्फ्लुएंस, लोकल आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, लोकल जो अब तक चले आ रहे कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में दिखने लगा। और साथ ही डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो थे ना, वो भी जो पुराने पहले यूज होते थे वो अब इसमें इनकलकेट कर दिए गए। यानी कि जो इस इस्लाम की भारत में एंट्री से पहले जो डेकोरेशन जो की जाती थी उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाने लगा। ठीक है, अब ये देखो सार्सेनियन रीजन, अब ये जो आप रेड एक मार्क देख रहे हो पूरा, ये सार्सेनियन रीजन को दिखा रहा है, जिसमें अफ्रीका का नॉर्दर्न हिस्सा है, अरेबिया है, टर्की है और ईरान है, ये सारा जो है वो सार्सेनियन रीजन है। टर्किश रीजन और ऑब्वियसली मॉडर्न डे टर्की और आसपास का रीजन टर्किश रीजन था, और उसके अलावा ईरान वाज नोन एज पर्शिया, तो पर्शियन रीजन। तो ये सभी कल्चर्स जो हैं वो, क्योंकि जो इस्लामिक रूलर्स थे दे बिलोंग टू दीज लैंड्स और वहां से यहां पर आए, तो इसीलिए वो सब कल्चरल इन्फ्लुएंस भारत आ गए। ठीक है, तो सार्सेनियन, टर्किश एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो भारत में हमें दिखा। आगे अब आप देखो डेकोरेटिव फॉर्म्स, जब मैंने बोला ना डेकोरेटिव फॉर्म्स जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में यूज हुई, तो वो क्या क्या थी। एक तो अरब स्क्यू, ये एक मिश्रण है फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का। अरब स्क्यू ये आपको हर बिल्डिंग के अंदर जो है इस्लामिक बिल्डिंग के अंदर दिखेगा, ऑल्दो चाहे उसका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो या ना हो, एक रूलर के द्वारा बनाया गया और आम बिल्डिंग हो, उसमें भी ये अरब स्क्यू जो है ये पैटर्न जरूर देखने को मिलता है। और एक और चीज थी डेकोरेशन के लिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज। तो क्या क्या हो गया डेकोरेटिव फॉर्म्स में, एक तो अरब स्क्यू, देन ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि टीचिंग्स थी होली कुरान की और इस्लामिक टीचिंग्स थी, उनको जो है बड़े डेकोरेटिव तरीके से लिखा जाता था, तो वो भी हमें प्लास्टर और स्टोन पर लिखी हुई कैलीग्राफिक फॉर्म जो है वो दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो लेकिन आगे चल के बहुत सारे रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुए हिंदुस्तान में। रीजनल जैसे इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत का नॉर्थ में, उसके अलावा प्रोविंशियल स्टाइल जो प्रोविंशियल स्टेट थे मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर में,
मुगल स्टाइल दिल्ली, आगरा और लाहौर जो उनकी समय समय पर कैपिटल्स रही। उसके अलावा दक्खनी स्टाइल बीजापुर और गोलकोंडा में। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई थी तो उसकी कैपिटल मोस्टली लाहौर या दिल्ली रही, तो उनका अपना एक स्टाइल था। जो आर्किटेक्चर था उस समय थोड़ा सा बाद वाले पीरियड से डिफरेंट रहा और वो एक रीजन तक सीमित रहा। ठीक है, जहां जहां तक दिल्ली सल्तनत का प्रभाव रहा वहां वो आर्किटेक्चर हमने देखा। उसके अलावा प्रोविंशियल जो आर्किटेक्चरल फॉर्म भी डेवलप हुआ। वो स्टेट जो कभी अलग हुए दिल्ली सल्तनत से या उनके प्रभाव में नहीं रहे, जैसे मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर जो सईद डायनेस्टी के समय पे अलग हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो एक अलग स्टेट बना। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल, मतलब ये सारे जो है इन्होंने अपना कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल थोड़ा सा अलग कर लिया। वहीं मुगल्स की बात करें तो मुगलों ने दिल्ली, आगरा और लाहौर में अपनी कैपिटल्स बनाई और हर जगह हमें उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें जो हैं वो दिखती हैं, अलग अलग रूलर्स के द्वारा बनाई गई। साथ ही में दक्खनी स्टाइल, दक्खन की कहानी और कुछ अलग है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकों के एक रूलर थे। उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके ले गए थे कहां, दक्खन में। डेक्कन, इलाहाबाद, डेक्कन का जो रीजन है ना, वहां पर जब वो गए तो दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक किसी वजह से वहां से वापस आ गए और उसके बाद डेक्कन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। वहां पर बमन शाह स्थापित हुए। बमन शाह ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनसे इंडिपेंडेंट कर लिया और वो अलग हो गए। अब वहां से आया एक ट्विस्ट। उसके बाद बमन शाह ने अपनी पूरी सल्तनत डेक्कन रीजन में अलग कर ली और वहां से डेक्कन की डिफरेंट सल्तनत इवॉल्व हुई, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ एंड गोलकोंडा। ठीक है, वो पांचों जो हैं वो दक्खनी स्कूल की हैं, बीजापुर, गोलकोंडा जिसमें प्रमुख हैं अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ एंड गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा ने आर्किटेक्चर में महारत हासिल की और बहुत अच्छे बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाए। ठीक है, अब कुछ और चीजें देख लें। डेकोरेटिव फॉर्म जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में थी, तो उसमें एक तो प्लास्टर डिजाइन यूज किया गया। डेकोरेशन के लिए क्या यूज किया गया, प्लास्टर डिजाइन यूज किया गया। और देखो ऐसा है कि कई बार तो क्या किया, प्लास्टर के अंदर जो है ये इंसिजन करके, मतलब जो है आप ये कह लीजिए कि बारीकी से खुदाई करके जो है वो डिजाइन बनाए गए। सम टाइम दे वर लेफ्ट प्लेन, मतलब व्हाइट कलर यूज किया गया, और सम टाइम वो प्लास्टर में डिफरेंट कलर्स का यूज करके उसको और ज्यादा सुंदर बनाया गया। कई बार उन्हें कार्व्ड स्टोन्स पर भी बनाया गया। कई बार देखो, समटाइम्स दे यूज्ड प्लास्टर में तो शेप देना आसान होता है, पत्थर में थोड़ा मुश्किल होता है, ऑल्दो दे डिड दैट। ठीक है, तो ये जो है वो उन्होंने यूज किया। समटाइम्स जो है उन्होंने स्टोन का भी यूज किया है प्लास्टर की बजाय। और मोटिव्स, अब हाँ एक चीज है, डेकोरेटिव पर्पस में ना फ्लोरल डिजाइन बड़ा कॉमन है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। फ्लोरल डिजाइन, फूल पत्तियां दिखाना। अब इंडियन फ्लावर्स और पर्शियन फ्लावर्स दोनों दिखाए गए। सब कॉन्टिनेंट के फ्लावर्स वो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए डिपिक्ट किए गए, और साथ ही में ईरान या पर्शिया के जो हैं वो फ्लावर डिजाइन्स भी इसमें दिखाए गए। और एक चीज और थी कि आर्क, बेसिकली आर्क जो थे, बेसिक आप ये कह लो कि ये शेप जो होता है, जैसे ये डोम है, इसके अंदर एक आर्क बनेगा। जैसे मान लो आप ये देख रहे हो ना, ये डोम है। ठीक है, डोम का एक आर्क होता है और इसके अंदर की तरफ जो है वो इनर कर्व्स पर लोटस ज्यादा डिपिक्ट किया जाता था। ठीक है, तो इंडियन फ्लावर लोटस डिपिक्ट किया जाता था। तो ये फ्लावर्स का और फ्लोरल डिजाइन्स का यूज भी किया जाता था जो है वो डेकोरेटिव पर्पस से। आर्क्स, अब आर्क्स सबसे खास चीज, दो तरीके आर्क्स कॉमन थे। आप यहां पे देख पा रहे हो, ये वाला जो है ये थोड़ा सा प्लेन और सर्कुलर आर्क है, और ये वाला थोड़ा सा जो है वो हाई पॉइंटेड आर्क है। ठीक है, हाई एंड पॉइंटेड आर्क है। तो ये दो आर्क्स इस्तेमाल किए गए भारत में अलग अलग बिल्डिंग्स में। आप यही दोनों स्टाइल जो है वो देखोगे अलग अलग इमारतों के अंदर जो यूज किए गए हैं आर्क्स बनाने के लिए। ठीक है, कार्विंग्स, बेसिकली अगर आप देखें तो यहां आप इस इमेज को देखें, जो कार्विंग्स की जाती थी ऊपर दीवारों पर, जैसे ज्यादा ऊपर जो है वो बेसिकली 3D लुक देने की कोशिश करते थे हायर रिलीफ्स पे, और लोअर रिलीफ्स पे ज्यादातर बारीक पैटर्न जो
साफ जिसमें एम्बॉसिंग या एनग्रेविंग दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो लो और हाई रिलीफ कार्विंग्स की जाती थी। जाली का बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है, जाली का बहुत इस्तेमाल है। जाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस्लामिक बिल्डिंग्स में। इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स में जाली वाज यूज्ड क्योंकि ये एक तो एयर सर्कुलेशन सही रहता था और शायद जो है ना उसकी जो है एस्थेटिक ब्यूटी को भी बढ़ाता था, तो इसीलिए जालियों का इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा सेलेशन, मोज़ैक डिजाइन, मतलब रिपीटेड पैटर्न्स यूज किए गए। पीतरा दुर्रा, जिसके अंदर जो है वो पत्थर के अंदर ही पर्टिकुलर कार्विंग करके डिजाइन्स जो है वो क्रिएट करके वॉल पर जो है वो कार्विंग की जाती है। तो ये दोनों, जैसे मोज़ैक डिजाइन और डोडो पैनल्स, बेसिकली जो स्टोन कार्विंग वाले, वो दोनों यूज हुए, ठीक है। रूफ डिजाइन्स की बात कर ले हम। रूफ डिजाइन यहां देख लो एक बार। रूफ डिजाइन में एक तो ऐसा सेंट्रल डोम, ठीक है, ये दिखता था इस इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स में। फिर स्मॉलर डोम्स भी दिखते थे, कुछ ऐसे छतरियां, ठीक है, और साथ ही में ऐसी मिनारेट। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी, पर ये सब जो हैं वो रूफ डिजाइन के जो है वो तरीके थे, ठीक है। अब कितने टाइप्स की बिल्डिंग जो हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस्तेमाल की गई, अब एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो, फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए इंडो इस्लामिक पीरियड में। दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने और मुगल शासकों ने, बीजापुर के रूलर्स ने, सब ने जो है फोर्ट्स और पैलेसेस बनाए। साथ ही में टॉम्ब, कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए, ठीक है। फिर सराय, मैंने बताया था आपको, सराय बेसिकली रेस्ट हाउसेस। इनका मकसद सिर्फ ये था कि ट्रेडर्स और जो ट्रैवलर्स है उनको फैसिलिटेट किया जाए उसके लिए। और मीनारे, मीनारे अपने आप में जो इंपॉर्टेंस रखती थी, ज्यादातर रूलर्स इसको बनवाते थे अपनी एक तो वेल्थ को और अपनी एक तरीके से प्रेस्टीज को शो करने के लिए। अभी हम बात करेंगे उसी पर ही। सबसे पहले फोर्ट्स की बात करते हैं, किलों की बात करते हैं। फोर्ट्स में अगर हम देखें तो फोर्ट्स आर नोन एज द सिंबल ऑफ पावर, ठीक है। फोर्ट्स को ऐसे देखा जाता था, दे आर सिंबल ऑफ पावर, ठीक है। एक कोई फोर्ट लूज करना, आप ये समझे कि लूजिंग अ फोर्ट ऐसा समझा जाता था कि जैसे आप अपनी सोवरेनिटी लूज कर रहे हैं, आप अपनी आजादी खो दे रहे हैं और अपनी पावर खो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंबल ऑफ पावर की तरह देखा जाता था। उसके अलावा नेक्स्ट है हाँ देखो, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी थी फोर्ट्स की। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या थी कि अगर आप देखें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में कि किले हाइट पे बनते थे और हाइट की वजह से उनको उनकी सुरक्षा करना आसान होता था। तो एक तो उनको इस तरीके से बनाना कि भाई स्ट्रैटेजिकली वो किसी भी मिलिट्री के अगेंस्ट डिफेंस बना सके, वो एक रीजन था। और दूसरा, वो पब्लिक को एक तरीके से अपनी वेल्थ शो करने का या पब्लिक को एक तरीके से हैरानी में डालने का कि भाई हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रूलर, ये दिखाने का भी प्रतीक माने जाते थे। तो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता था उससे। उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें हम तो बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इन फोर्ट्स में देखो, पर्शियन एलिमेंट दिखाई देते हैं इनकी डेकोरेशन में, सेंट्रल एशियन, सासेनिक मैंने बताया, और इंडियन डिजाइन, सब जो हैं इसमें कल्मिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में एडिशनल फीचर्स अगर आप देखें तो मल्टीपल हैबिटेशंस होती थी वहां पे सैनिकों के लिए रहने के लिए जगह है, रूलर के लिए पैलेस भी है उसमें, उसके अंदर जो है कोर्टियर्स हैं उनके लिए भी रहने के लिए जगह होती थी। तो ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर थे फोर्ट्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स भी हुआ करते थे ये फोर्ट्स, ठीक है। तो ये काम करते थे फोर्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स, रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मुगल आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है, और उसके अलावा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी के लिए जाना जाता है। साथ ही में आगरा का फोर्ट तो इंडिया में सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1983 में, और ये भी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, सिमिलर है दोनों बहुत स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा एग्जांपल्स में गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है, ये रीजनल स्टाइल का एक नमूना है गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। और ऐसा ही दौलताबाद फोर्ट ये महाराष्ट्र में है, ये भी जो है ये रीजनल स्टाइल का नमूना है। और उसके अलावा फिर एक और है, अब देखो चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यहां पर आपको
ये इस फोर्ट में खास बात क्या है कि राजस्थानी स्टाइल, राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल का एक कल्मिनेशन दिखता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ठीक है, तो प्योरली इंडो इस्लामिक फीचर्स शो करता है वो। अब नेक्स्ट पैलेसेस, फोर्ट्स एंड पैलेसेस में, अब पैलेसेस की बात करें तो पैलेसेस की क्या सिग्निफिकेंस थी तो और क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखो स्टाइल और इन्फ्लुएंस के मामले में देखें तो वही इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दोनों इसमें मर्ज होते हुए दिखते हैं। साथ ही में हॉल्स, अब इसमें एक चीज, हाँ, ज्यादातर जितने भी पैलेसेस थे उनके अंदर ना मुकर्रम्स बनाए जाते हैं। मुकर्रम्स क्या था कि ये एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है जिसका यूज किया जाता था अपर वॉल्स पे ज्यादातर डेकोरेटिव पर्पसेस से, तो मुकर्रम्स बनाए जाते थे। और इवान हॉल्स, मैं इवान हॉल बता दूं आपको कि ये बेसिकली ऐसी चीज है कि एक हिस्से में वो बनाए जाते थे जहां से इबादत की जाती हो। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि मॉस्क में भी ये जगह होती है, वो कॉर्नर जो मक्का की तरफ होता है वो वहां पर जो है वो ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिलती थी ज्यादातर पैलेसेस में, इस्लामिक बिल्डिंग्स में। उसके अलावा सिंबल ऑफ लग्जरी एंड पावर होते थे ज्यादातर पैलेसेस। ठीक है, और पर्पस क्या था, जो इन स्ट्रक्चर्स का पर्पस था रेजिडेंस फॉर रॉयल फैमिली, जो पैलेस थे उनके अंदर शाही परिवार रहता था, साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही में डिप्लोमेसी और कल्चर का जो है एक तरीके से केंद्र हुआ करते थे ये पैलेसेस। इंपैक्ट इन पैलेसेस ने कल्चरल सिंथेसिस जो है वो डेवलप किया। अब क्योंकि ये पैलेसेस और एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ गए हमारे कल्चर पे, जहां इन बिल्डिंग्स ने, पैलेस हो या फोर्ट हो, इन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा है हमारे माइंडसेट पे कि हमें उनसे फिर रिलेटिविटी आ जाती है, हम उनसे ये महसूस करने लगते हैं कि दीज थिंग्स बिलोंग्स टू आवर कल्चर, हम उसे अपने कल्चर का हिस्सा मानने लगते हैं। तो ये एक तरीके से इसने जो है ये पैलेसेस के स्ट्रक्चर्स ने और फोर्ट्स ने जो है हमें साथ में दिया कल्चरल सिंथेसिस। और साथ ही में स्पेशल फीचर्स पैलेसेस में जाली, कोर्टयार्ड, छतरी, गार्डन, वाटर बॉडीज और एक तरीके से ना पैराडाइज जैसा, पैराडिसिकल लुक होती है ज्यादातर पैलेसेस की, कि बिल्कुल पैराडाइज जैसा स्ट्रक्चर, कि जो आप एकदम जिसे देख के खुश हो जाए तबीयत, ऐसे जो है वो बनाए जाते थे। और साथ ही में उनके अंदर ऑपुलेंट कंस्ट्रक्शन यूज होती है, मतलब बहुत महंगी और बड़े नायाब नमूने या नगीने उसमें जो है वो जड़े जाते थे। एग्जाम्पल में जोधाबाई पैलेस है। अब ये जोधाबाई पैलेस फतेहपुर सीकरी नाम के एक टाउन में है जिसे अकबर ने बसाया था। अकबर ने 1569 ऑनवर्ड्स एक शहर बनाना शुरू किया आगरा से कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी, और वहां पर अपनी एक हिंदू वाइफ जोधाबाई या हड़काबाई के लिए एक पैलेस बनाया जो वहां पर मौजूद है। उसके अलावा फलकनुमा पैलेस हैदराबाद में है, अपने बहुत सुंदर नायाब उसकी कारीगरी और उसमें जो यूज किया गया है बहुत महंगा मटेरियल जो उसके इंटीरियर्स के लिए यूज किया गया है, उसके लिए जाना जाता है फलकनुमा पैलेस। मतलब ऐसा लगेगा आपको आसमान की तरह जो है वो फैला हुआ है पूरा, और पूरा वाइड दिखेगा, मतलब उसका कुछ एस्थेटिक ब्यूटी ऐसा है कि आपको ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत वाइड जो है वो फोर्ट है। उसके अलावा लाल महल, ये शाहजहां ने बनवाया था लाल महल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैलेस है मुगल पीरियड का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो ये हो गया पैलेसेस के एग्जांपल। अब आ जाते हैं मीनार्स पे। मैंने बताया था ना मीनार्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो मीनार्स कॉमन फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऐसे मीनार्स आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बिल्डिंग्स में आम दिखेंगे हर पैलेस और फोर्ट के अंदर। ठीक है, नोटेबल मीनार्स कौन सी है? कुतुब मीनार इज अ फेमस मीनार, और साथ ही में चांद मीनार है दौलताबाद फोर्ट की, वो भी बहुत फेमस है। इनका यूज किया जाता था अजान के लिए। ठीक है, मतलब एक्चुअली वहां से एक साउंड जो है वो क्रिएट की जाती थी जिससे कि आसपास रहने वाले जो लोग थे उनको अजान के लिए कॉल दी जाती थी, प्रेयर जो है उसके लिए कॉल दी जाती थी कि सब लोग जो है वो आ सकते हैं, तो वो उसके लिए यूज होते थे ये। इसीलिए इनको हाइट पे बनाते थे काफी। ठीक है, काफी ऊंचा बनाते थे। उसके अलावा सिंबलिज्म, ये रूलर की माइट और पावर को भी दिखाते थे
ठीक है, मीनार जो है रूलर की ताकत को और उसकी जो है वो प्रेस्टीज को शो करते थे। ये मीनार मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, उसके अलावा सराय, सराय मैंने बताया आपको। तो मेन बहुत इनका ना सिंपल डिजाइन होता था, सिंपल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लान पे बने होते थे। टेम्परेरी अकोमोडेशन हुआ करती थी ऑब्वियसली। इंडियन और फॉरेन ट्रैवलर्स सब इनमें रुकते थे, साथ ही धार्मिक यात्री, उसके अलावा व्यापारी, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वो यहां पे रुकते थे सब। तो ये पर्पस था इसका, पर्पस। ठीक है, और हर तरीके के लोग जो हैं इसमें जो है वो जाते थे। तो इसी वजह से दे वर पॉपुलेटेड बाय पीपल ऑफ एवरी बैकग्राउंड। उसके अलावा कल्चरल इंपैक्ट, अब क्योंकि बाहर से आने वाले यात्री अलग अलग धार्मिक भावनाओं वाले या अलग अलग धार्मिक ये कह लें कि मान्यताओं वाले लोग जो है वो वहां पे आके रहते, तो इसलिए इसने एक कल्चरल सिंथेसिस बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया इन सरायज ने। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं सराय। ठीक है, ठीक है। अब मॉडर्न आर्किटेक्चर, अब ये देखें हम इसमें कि अगर आप यहां पे देखें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में बैकग्राउंड अगर आप ये देखें तो जो अब हम देखो, हमने एंशियंट आर्किटेक्चर पढ़ा पहले, फिर हमने मेडिवल पीरियड का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखा। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को जब हम समझते हैं ना तो हमें ये लगता है कि देयर वाज अ डिफरेंस इन एंशियंट आर्किटेक्चर एंड मेडिवल आर्किटेक्चर, और उसके पीछे साफ रीजन है सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज जो आया। पॉलिटिकल चेंज के कारण सोसाइटी में बदलाव आया और उसी वजह से जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं उनमें भी बदलाव आया। या आप ये कह लीजिए ये जो आर्किटेक्चर है इसने भी एक बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ा सोशल फैब्रिक पे। ठीक है, तो ये है हमारा जो मेडिवल पीरियड या का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था। अब हम आगे चलते हैं मॉडर्न पीरियड के आर्किटेक्चर पे। मॉडर्न पीरियड का आर्किटेक्चर, अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में यूरोपियंस अराइव्ड इन इंडिया। सबसे पहले पोर्चुगीज आ गए थे, वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया इन 1498। उसके बाद धीरे धीरे करके यूरोपियंस ने कॉलोनाइजेशन के अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। ऑल्दो दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स इनिशियली, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने इस काम को आगे बढ़ाया। आगे चल के पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेन्स, डेनमार्क, ये सब भारत आए। ठीक है, और उन सब ने इंडिया में अपनी भारत के आर्किटेक्चर पे, इंडियन आर्किटेक्चर पे अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ी, इन्फ्लुएंस छोड़ा। ठीक है, मेजर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में आप देखें तो मेजर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वो दे गए हिंदुस्तान को, तो ये जरूर जानना है आपको। तो देखो क्या है, देखो ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग टू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स टू इंडिया। पहला इंडो गोथिक, 1911 तक, 1911 तक, जब तक कलकत्ता ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल थी, तब तक जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है भारत में वो इंडो गोथिक स्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडो गोथिक स्टाइल। बट आफ्टर 1911 दे ट्रांसफॉर्म्ड इट एंड दे स्विच टू नियो रोमन स्टाइल या नियो क्लासिकल स्टाइल। तो फिर उन्होंने एक और नया आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो बनाया। अब ये दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक प्री 1911 एरा का और दूसरा 1911 से 1947 तक जो ब्रिटिश ने बिल्डिंग्स बनाई वो नियो रोमन या नियो क्लासिकल जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल की थी। तो ये दोनों स्टाइल्स ब्रिटिश के हैं। लेकिन उसके अलावा पोर्चुगीज का भी एक गहरा इंपैक्ट है, खासतौर पे वेस्ट इंडिया में, गोवा, दमन एंड दीव, वहां पोर्चुगीज रहे। इवन दीज रीजन्स वर अंडर द पोर्चुगीज कंट्रोल आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। उसके बाद भी जो है वो ये उनके कब्जे में रहे। 1961 में गोवा आजाद हुआ है, हमें पता है ना। तो इसी वजह से वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर में आपको इसमें बताऊं कि इसको आइबेरियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल जिस रीजन में है ना यूरोप में, जिस पीस ऑफ लैंड पे है, उसे आइबेरिया कहा जाता है। तो वहां का सेम आर्किटेक्चरल डिजाइन उन्होंने यहां पे जो है वो अपना लिया, तो वो आइबेरियन स्टाइल बन गया। ठीक है, तो आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर पोर्चुगीज है। उसके अलावा फ्रेंच ने भी एक अपना कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है वो बनाया।
फ्रेंच ऑल्दो दे लेफ्ट इंडिया इन 1763, ठीक है, हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस करके फ्रेंच यहां से चले गए, बट उसके बाद भी भारत में वो रहे। क्यों? क्योंकि दे हैड अ ट्रीटी विद ब्रिटिश, और उसकी वजह से पौंडीचेरी और उसके अंदर माहे, यनम और कराईकल, ये 3-4 जगहें जो थी वो अलग अलग कोस्टल प्लेसेस उनके कब्जे में रही, और वहां पर डेवलप हुआ फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर। ऑल्दो फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर का कोई अलग से नाम नहीं है लाइक ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बट उसका भी अच्छा गहरा इंपैक्ट है और असर है जो हमारे आर्किटेक्चरल फॉर्म पर मॉडर्न पीरियड के। अब देख लेते हैं पहले पोर्चुगीज आर्किटेक्चरल स्टाइल। देखें, देखो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर हम कहां देखते हैं, ये आइबेरियन स्टाइल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया आइबेरियन स्टाइल है, सिंपल कि एक बिल्कुल नया स्टाइल पोर्चुगीज भारत में लेके आए, आइबेरियन स्टाइल। आइबेरिया वो रीजन है जहां पुर्तगाल एग्जिस्ट करता है यूरोप में, आइबेरियन लैंडमास, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन 2 कंट्रीज उसका हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा इनिशियल कंस्ट्रक्शन जो थी ना, उसमें उन्होंने क्या किया, कोस्टल एरियाज पे आए थे, क्या बनाए, वेयर हाउसेज बनाए थे एक तो, और दूसरा ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी, ठीक है। बाद में यही सब जो है वो फोर्टिफाइड टाउन्स बन गए कोस्टल एरियाज के आसपास, ठीक है। और 2 बेसिक स्टाइल्स दिखते हैं इसमें, एक बोरोक स्टाइल, ठीक है, और दूसरा पोशियो हाउस, ठीक है। अब बेसिकली बोरोक स्टाइल क्या है, ये बोरोक एक्चुअली ये जो स्टाइल है ये इटली और आइबेरियन रीजन में जो बेसिक आर्किटेक्चर जैसा बनाया जाता था वही वो वहां से यहां लेके आ गए, और यही वो स्टाइल है जो इटालियन रीजन और आइबेरियन रीजन से फिर भारत में आ पहुंचा। तो घर बनाने का ये स्टाइल बेसिकली इसके अंदर जो है वो स्ट्रीट्स बेसिकली, और जो इनका जो आर्किटेक्चरल जो तरीका था, इसमें घर जो है ना एक तरीके से बनते हैं जिसमें अंदर और बाहर का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होता है, समझ रहे हो, मतलब अंदर जिस मटेरियल से जो इनर वॉल्स बनाई गई हैं, आउटर वॉल्स भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से बनाई जाती हैं, ये बोरोक स्टाइल होता है, ठीक है। और पोशियो हाउस, बेसिकली पोशियो हाउस जो है ये कोर्टयार्ड्स होते हैं, बेसिकली रेजिडेंशियल डिजाइन्स में जो घर बनाए जाते थे पुर्तगाली पीरियड में, तो इनके अंदर एक अंदर ही कोर्टयार्ड होता है, घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ये कोर्टयार्ड होता है, और ये इसकी खास चीज थी, ठीक है। उसके अलावा वेस्टर्न इंडिया में गोवा, दमन एंड दीव, ये वो रीजन हैं जहां पर अभी मैंने बता दिया, जहां पर आपको ये सारा आर्किटेक्चर मिलेगा, आइबेरियन स्टाइल आर्किटेक्चर जो पुर्तगालियों का बनाया हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा आपको कहां कहां आर्किटेक्चर में किन किन चीजों में असर दिखेगा, जैसे चर्चेस, कैथेड्रल और स्कूल्स, तो वहां पर आपको आर्किटेक्चरल मैनिफेस्टेशन दिखेगा, बिल्कुल, क्योंकि चर्च क्योंकि एक रीजन था, पोर्चुगीज जो है उनका मकसद ही था कि रिलीजियस पर्पस से वो जो है वो अपना आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे थे, तो इसीलिए चर्चेस, कैथेड्रल्स इनमें, और स्कूल्स जो हैं वो बिल्कुल आइबेरियन आर्किटेक्चर के बनाए हुए हमें दिखते हैं। उसके अलावा बेसिलिका डी बॉम जीसस, अब बोरोक स्टाइल ना, एक चीज और है, बोरोक स्टाइल क्रिश्चियन जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो बेसिकली भी प्रतीक है एक तरीके से, वो सारी बिल्डिंग जो बनती हैं इटालियन पेनिनसुला और आइबेरिया में, वो सारी बोरोक स्टाइल में बनती है रिलीजियस बिल्डिंग्स। तो वही स्टाइल हमें यहां पे दिखता है बेसिलिका डी बॉम जीसस ओल्ड गोवा में, तो ये भी बोरोक स्टाइल में बना है, और ये दिखाता है कि कैसे हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल में बदलाव आया पुर्तगालियों के आ जाने से भारत में, ठीक है। तो ये तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस था। अब हम आ जाते हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस पे। फ्रेंच जाने जाते हैं अपनी अर्बन सिटी प्लानिंग के लिए। किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अर्बन सिटी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, अर्बन सिटी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने शहर को बनाने के नए कॉन्सेप्ट और सिटी डिजाइन लेके आए, आर्किटेक्चर में नए कॉन्सेप्ट, मतलब मेनली उनकी कोई बिल्डिंग्स में कोई खास ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग चीज उन्होंने की फ्रॉम आइबेरियन या गॉथिक स्टाइल, बट उनका डिफरेंट क्या था, टाउन प्लानिंग वाज डिफरेंट और सिटी डिजाइन वाज डिफरेंट, ठीक है। तो इसीलिए, और उन्होंने क्या किया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्टेशियन ग्रिड प्लान। पौंडीचेरी जो उनके कब्जे में रहा, और चंदर नगौर जो बाद में चंदन नगर बन गया,
यहां पर ग्रिड प्लान्स और साइंटिफिक डिजाइन उन्होंने यूज किए, ठीक है, ग्रिड प्लान और साइंटिफिक डिजाइन यूज किए सिटी प्लानिंग में। साथ ही में कोस्टल टाउन्स, ये मैं आपको बताया, देखो पौंडीचेरी 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ जब वो चले गए तो पौंडीचेरी को उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ही रहेगा, ब्रिटिश के साथ ट्रीटी थी, ब्रिटिश ने कहा ठीक है ओके डन, और उसके बाद से पौंडीचेरी और उसके अंडर 3 कोस्टल प्लेसेस माही, यनम और कराईकल, ये सब उनके अंडर रहा। तो ये कोस्टल टाउन्स जो हैं वो बन के उभरे उनकी वजह से। आर्किटेक्चरल फीचर्स, फ्रेंच शटर दिखता है, विंडोज बड़ी लार्ज विंडोज ये फीचर है, उसके अलावा आर्कवेज पर कार्विंग्स जो हैं वो सब अलग चीजें हैं जो फ्रेंच आर्किटेक्चर की जो है स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आखिरी हिस्से पर जो है ब्रिटिश इंफ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। मैंने जैसा आपको बताया था कि ब्रिटिश मेनली इन्होंने एक तो 2 तरीके का आर्किटेक्चर बनाया, एक तो इंडो गॉथिक स्टाइल, बिफोर 1911 जब तक कलकत्ता उनकी कैपिटल थी तब तक जो आर्किटेक्चरल स्टाइल उन्होंने फॉलो किया दैट इज नोन एज इंडो गॉथिक। गॉथिक इज द ब्रिटिश स्टाइल जिसमें इंडियन जब कल्चरल स्टाइल या आर्किटेक्चरल स्टाइल जब मिक्स हुआ तो वो इंडो गॉथिक स्टाइल बन गया, और 1911 के बाद दे स्विच टू न्यू रोमन या न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। अब इंडो गॉथिक स्टाइल देखो, इंडो गॉथिक स्टाइल में क्या क्या है इन्फ्लुएंसेस, इंडियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस है, पर्शियन भी है, ठीक है, पर्शियन क्योंकि पहले से था मेडिवल पीरियड से पर्शियन इन्फ्लुएंस, और साथ में गोथिक मतलब जो है वो वेस्टर्न ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, तो ये तीनों मिलकर बन गया इंडो गोथिक स्टाइल। और फीचर्स इसमें लार्ज और एलैबोरेट कंस्ट्रक्शंस, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस इसमें देखने को मिलेंगे, वॉल्स थिन बनाई जाती हैं, पॉइंटेड आर्क्स बनाए जाते हैं गोथिक स्टाइल के, बड़ी विंडोज लाइक फ्रेंच आर्किटेक्चर में भी सेम यही चीज है, और क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान ऑफ चर्चेस, ठीक है, क्रॉस की शेप का जो है वो ग्राउंड प्लान चर्चेस का बनाया जाता है, और एडवांस स्ट्रक्चरल डिजाइन, साथ ही में मॉडर्न मटेरियल का इस्तेमाल इन्होंने किया अपनी बिल्डिंग्स में, जैसे स्टील, आयरन, कंक्रीट, ये सब यूज किया गया बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे, ठीक है। और एग्जांपल्स है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, और साथ ही में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है। चलो आगे, पोस्ट 1911 एक और नया स्टाइल, दिल्ली शहर। दिल्ली शहर देखो, न्यू रोमन स्टाइल दिल्ली के 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाया, अब मेनली की आर्किटेक्ट्स वर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, यही दोनों थे जिन्होंने दिल्ली को डिजाइन किया। और इन्होंने फिर कहा भी गया, क्योंकि दिल्ली को रोमन स्टाइल में जो है वो बनाया गया था, इसलिए इसको कहा गया, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज रोम ऑफ हिंदुस्तान। फीचर्स देखें, अगर हम देखें तो न्यू रोमन स्टाइल के, तो इसमें डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो मिक्स होते हुए दिखते हैं, जैसे कंजेस्टेड और क्रैम्प्ड, मतलब एक्चुअली इन्होंने क्या किया, स्पेस कम यूज करने की कोशिश की। दिल्ली वाज वेरी ओवरक्राउडेड, तो बहुत कम स्पेस में, जहां पहले बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे ना इंडो गोथिक स्टाइल में, यहां पे क्लोज्ड स्पेसेस, और इसकी वजह से क्या हुआ कि क्लोज स्पेसेस बनाने लगे, तब से फिर सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी और यूटिलिटी सब कॉम्प्रोमाइज हो गया, सादगी खत्म हो गई जब इस तरीके का आर्किटेक्चर बनाया जाने लगा, और कोई मॉडर्निटी नहीं थी उसमें, और यूटिलिटेरियन पर्पसेस भी जो है उसमें कम दिखने लगा। यानी कि इंडो गोथिक स्टाइल वाज बेटर, बट दिस वाज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड। सर्कुलर बिल्डिंग्स बनाई गई, कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई तो मोस्टली सर्कुलर शेप दिया गया, ठीक है। और अपटर्न डोम एक खास पहचान थी इन बिल्डिंग्स की, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसका जो डोम है वो उसी स्टाइल का है, साथ ही राष्ट्रपति भवन, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसका भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर, और इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि 2 मेजर स्टाइल्स कौन से थे, देखो न्यू रोमन और न्यू क्लासिकल जो स्टाइल था ब्रिटिश का वाज फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, लास्ट के कुछ सालों में ही उस तरीके का आर्किटेक्चर बनाया गया, लेकिन आइबेरियन आर्किटेक्चर बेसिकली पोर्चुगीज स्टाइल, और गोथिक आर्किटेक्चर ब्रिटिश स्टाइल मेनली पोस्ट 19 प्री 1911 एरा, ठीक है। तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिखते हैं। पोर्चुगीज ने जो गोवा में, दमन एंड दीव में जो
बनाई जो बिल्डिंग्स थी उसमें क्या यूज किया, ब्रिक यूज किया एज मेन मटेरियल, और वुड का इस्तेमाल किया रूफ्स और स्टेयर्स बनाने के लिए। इधर गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ और कोर्स लाइमस्टोन का एज मटेरियल यूज किया गया। अब वेरिएशंस, अगर आप आइबेरियन पोर्चुगीज आर्किटेक्चर को देखोगे तो उसमें वेस्टर्न ट्रेडिशंस थे, कोई ज्यादा उसके अंदर चेंजेस थे नहीं, बट गॉथिक आर्किटेक्चर में इसके अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएशंस थे। इसमें इंडियन मोटिव्स यानी जो फ्लोरल डिजाइन्स थे वो डाले गए, जो ऑब्वियसली अब तक इंडो इस्लामिक स्टाइल हो चुका था वो, और इसी की वजह से इंडो गोथिक स्टाइल जो है वो बना, ठीक है, क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंसेस और इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस उसमें मर्ज हो गए थे, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल, ये सवाल देखो, अब हमने 3 लेक्चर्स जो हैं वो आर्किटेक्चर पे हम कर चुके हैं पूरे। अब आर्किटेक्चर से आपके लिए एक सवाल है, आप जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये देख लें एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चरल टेक्निक्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस इन इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ डोम, आर्क्स एंड मिनारेट्स। हाउ डिड दीज इनोवेशंस इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चरल लैंडस्केप ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो है, जो हमने आपके सिलेबस से ही डिजाइन किया है, वो आपके लिए हमने रखा है। ये टारगेट क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करें, और आप इसको अटेम्प्ट करने के बाद नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। हमारी टीम उसे इवेलुएट करेगी और दे विल गेट बैक टू यू, और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग में बदलाव कर सकते थे। लेकिन आंसर राइटिंग का आइडिया देने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखा देता हूं यहां पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपको यहां से अंदाजा जो है वो लग जाएगा। देखिए, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लो। रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस, ये यहां पे दिया था। ये सवाल 10 मार्क्स में पूछा गया था, 150 वर्ड्स में। अब देखो, पहली चीज तो एक मैं आपको यहां पे बता दूं कि whenever you are answering a question in UPSC Civil Services Mains exam, तो कोशिश करें कि अपने आंसर को डिवाइड करें इनटू 3 सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जो है ना, वो वहां पर जो एग्जामिनर है उसकी साइकी को आप समझे, वो चाहता है कि ही वांट यू टू गिव एन इंट्रोडक्शन फॉर योर आंसर, कि आप बताएं, एक भूमिका बनाएं कि आप क्या इस आंसर में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। देन इन मेन बॉडी ही वांट्स यू टू आंसर व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो वो वहां जानना चाहता है, वो और कहीं नहीं देखेगा, वो मेन बॉडी में आपका देखेगा कि आपने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं। और एक और चीज, 2 अप्रोचेस हो सकती हैं मेन बॉडी को आंसर करने की, कि एक तो आप आंसर करें पैरा फॉर्म में, बट नॉट एडवाइजेबल। रीजन है उसका, आप उसको अगर उस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो शायद आप एग्जामिनर के लिए थोड़ा टफ कर देंगे कि वो आपका आंसर ब्रेक डाउन करे, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और फिर आपको इवैल्यूएट करके आंसर दे। मेक हिज लाइफ इजी। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि आप उसे पॉइंटर्स में रखें, दैट विल बी गुड। ठीक है, और देन कंक्लूजन। अब हिस्ट्री वाले पार्ट में या कल्चर वाले पार्ट में आप कहेंगे कि सर कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड दे दें। हिस्ट्री वाले पार्ट में आप वे फॉरवर्ड तो नहीं दे सकते, बट कोई लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट रहा हो, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहा हो, जो चीज पूछी गई है वो जरूर दिया जा सकता है, या सिग्निफिकेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अब देखो, रॉक कट आर्किटेक्चर, पहले रॉक कट आर्किटेक्चर अगर यहां पे सवाल पूछा है तो यहां पे रॉक कट आर्किटेक्चर है पहले तो। ठीक है, और इसमें पूछा है कि रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था उन्होंने कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। तो पहले तो
हम कैसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो हम मेन बॉडी में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, यहां पे आप बताओगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर है क्या, रॉक कट आर्किटेक्चर और कैसे वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है उसके अंदर, टेंपल, श्राइन्स, अदर स्ट्रक्चर्स, वो सब बताएं। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में करेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बता देंगे। देन इन मेन बॉडी फिर आप यहां पर थोड़ा सा, या तो इस ईदर यू कैन टेक दिस पार्ट इन इंट्रोडक्शन ऑल्सो, वहां पे आप बता दें कि रॉक कट आर्किटेक्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 2nd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स रॉक कट आर्किटेक्चर भारत में बनाया जाने लगा था फ्रॉम द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको, जैसा हमने पढ़ लिया है रॉक कट आर्किटेक्चर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर आप मेन बॉडी की शुरुआत उससे कर सकते हैं। ठीक है, जरा सा यहां पे बैकग्राउंड देने के बाद फिर आप पॉइंटर्स में चले जाएंगे। ठीक है, और फिर बताएंगे कि क्या क्या जो है, किस तरीके से इसने जो है हिस्ट्री की समझ डेवलप करने में मदद की है। जैसे रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिटी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन कई जगहों पे रॉक कट जो है वो टेम्पल्स हमें एक साथ दिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्प्रेड ऑफ रिलीजन एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनकी वजह से पॉसिबल हुआ है। दे हैव बीन स्टेबल सिंस सेंचुरीज, तो अब तक हमारे लिए जो है वो पुराने कल्चर और ट्रेडिशन को समझने का और धर्म के फैलाव का जो है एक जरिया बना। उसके अलावा सोशल इक्वालिटी, ठीक है, एक चीज यहां पर सबके लिए दीज वर ओपन, तो इसीलिए सोशल इक्वालिटी भी यहां पर जो है ये प्रमोट करते हैं। साथ ही इंस्पिरेशन फॉर वेरियस आर्ट फॉर्म्स, इसके अंदर जो आर्ट फॉर्म यूज की गई हैं उससे बहुत सारी आर्ट्स इंस्पायर्ड हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑन फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एक चीज है। ठीक है, तो जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू वैदिक फिलॉसफी, वो सब जो हैं उनके आइडियाज जो हैं आगे जो बने ओवर द पीरियड, उसमें कहीं ना कहीं रॉक कट आर्किटेक्चर का बड़ा योगदान है। मौर्यन पीरियड में बना आर्किटेक्चर, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड एंड लेटर पीरियड, सारे जो भी हैं। ठीक है, तो इसी वजह से फिलोसफिकल आइडिया और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कंक्लूजन ओवरऑल आप ये बताएं कि रॉक कट आर्किटेक्चर हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, साथ ही में हमारे कल्चर्स पे, ट्रेडिशंस पे बहुत असर है। हम जब रॉक कट आर्किटेक्चर अगर देखते हैं तो इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर पास्ट, और उसमें हमारा सोशल बिहेवियर, रिलीजियस जो हमारी मान्यताएं थी, वो सब हम उसको रिविजिट करते हैं, और उससे हमें अंदाजा लगता है हिस्ट्री का, और हिस्टोरिकल सोर्सेज भी वहां से हम ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन में थे, खत्म। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।